हाय गाइस, मैं सौरभ यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अपक्रिया किन किन कारकों के कारण संपन्न होती हैं, इस पर हमने बात की थी। आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कैसे कराई जाएगी या फिर कैसे होती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, विस्थापन अपक्रिया समझने से पहले हम ये जानेंगे कि धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। कहने का मतलब है कि धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी होता है। आवर्त सारणी में बहुत सारे धातु तत्व ऐसे होते हैं जो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और कुछ कम क्रियाशील होते हैं। तो कौन से क्रियाशील ज़्यादा होते हैं और कौन से क्रियाशील कम होते हैं, उसी को हमको जानना है आज। तो बात कर लेते हैं धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। दोस्तों, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, क्या ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है, पोटेशियम होता है। और सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, आपका Au, यानी Au मतलब होता है गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है सोना। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व पोटेशियम होता है और सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, गोल्ड होता है, यानी कि सोना होता है। बात कर लेते हैं विस्थापन अपक्रिया की। विस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये अपक्रिया होगी कैसे, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे अगर आप लोग जानते होंगे क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट तो आप लोग खेलते होंगे, क्रिकेट के बारे में आप जानते होंगे कि क्रिकेट में क्या होता है, 11 प्लेयर खेलते हैं। तो जो 11 प्लेयर खेलते हैं, सपोज कर लो उसमें से कोई एक प्लेयर क्या हो जाए, चोटिल हो जाए। जब एक प्लेयर चोटिल हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, बाहर बैठा देते हैं और उसके जगह पर दूसरे प्लेयर को अंदर ले लेते हैं। तो यानी कि एक प्लेयर क्या हुआ, बाहर हुआ। क्यों हो गया, क्योंकि वो चोटिल हो गया। तो चोटिल होने के कारण उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ना तो वो सही से दौड़ पाएगा, ना तो सही से खेल पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस खिलाड़ी की क्रियाशीलता क्या हो गई, कम हो गई। तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और अधिक क्रियाशील, यानी कि जो सही खिलाड़ी है, जो चोटिल है नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ ले लेते हैं, यानी ग्राउंड के अंदर लेते हैं और वो मैच को क्या करता है, खेलता है। तो यानी कि एक प्लेयर निकल गया और दूसरा प्लेयर क्या हुआ, अंदर आ गया। तो एक प्लेयर का निकलना और दूसरे प्लेयर का जुड़ना, यही क्या होता है, आपका विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन होता है। यानी कि कोई भी अपक्रिया आपको दे दिया जाए और उस अपक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को रिएक्शन से क्या करेगा, यानी कि उस यौगिक से क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो बाहर करने पर वह उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। एक बार फिर समझ लेते हैं, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को बाहर निकाल करके उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। कैसे, जैसे यहाँ पर डिफिनीशन हमने लिखा हुआ है, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि हेडिंग आपका क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे अगर मैं ले लूं एक एग्जांपल,
एग्जाम्पल ले लूँ और एग्जाम्पल में क्या है ये भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ले लूँ ए और प्लस ले लूँ BC टेंस टू, अब ए क्या होगा, ए हमारा जो होगा ये परमाणु होगा यानी कि तत्व होगा, और BC जो हमारा होगा यह यौगिक होगा। क्या होगा, यौगिक होगा। तो यहां पर जो ए होगा ये ज्यादा क्रियाशील होगा। क्या होगा, ये ज्यादा क्रियाशील होगा। और यहां पर जो हमारा बी है इसको क्या कहेंगे, ये कम क्रियाशील है। इसको हम क्या मान लेंगे कि ए हमारा ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है और बी जो हमारा होता है ये कम क्रियाशील तत्व होता है। तो ए क्या करता है, इस यौगिक में से बी को बाहर निकालेगा। क्या करेगा, बी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, यानी कि विस्थापित कर देगा। तो बी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बी का स्थान कौन ग्रहण कर लेगा, ए ग्रहण कर लेगा। तो हमको कौन सा उत्पाद मिलेगा, एसी मिलेगा। क्या मिलेगा, एसी। यानी कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर, यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते हो कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को बाहर निकाल करके उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर हमने क्या लिया, A प्लस BC लिया। तो A जो होगा यहां पर ज्यादा क्रियाशील होगा और BC यौगिक में से जो B तत्व होगा यह कम क्रियाशील होगा। तो A क्या करेगा, B को विस्थापित कर देगा। विस्थापित का मतलब होता है बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालने पर ए क्या करेगा, बी का स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, यह विस्थापन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार हेडिंग बना लेंगे, इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और हेडिंग बनाएंगे विस्थापन अभिक्रिया के, विस्थापन अभिक्रिया के, विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है इस पर हम चर्चा करेंगे। लिखेंगे इसमें विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका हो जाएगा एकल विस्थापन। एकल का मतलब होता है एक, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आपका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जो विस्थापन अभिक्रिया होती है ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जब रिएक्शन में, जब अभिकारक में से एक परमाणु विस्थापित होता है तो उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम बात कर ले इस रिएक्शन की तो इसमें कितने परमाणु विस्थापित हो रहे थे, एक परमाणु विस्थापित हो रहा था, वो क्या है, बी है। तो बी का निकलना और ए का जुड़ जाना यह हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। और किस प्रकार की अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो हेडिंग बना लेंगे आप लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक
अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु विस्थापित होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु का या फिर एकल परमाणु का विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं ले लूं Zn+, उदाहरण लिख लेंगे, उदाहरण में लिखेंगे Zn+ CuSO4, Zn+ CuSO4। Zn किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और CuSO4 को किस फॉर्म में लेंगे? एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। इसको शॉर्ट में कहते हैं AQ। क्या कहते हैं? AQ। यानी कि जो जिंक है हमारा ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म होगा। सॉलिड को शॉर्ट में S लिखते हैं। जो कॉपर सल्फेट होगा ये कैसा होगा? जली होगा। और जली का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है? एक्वस। अच्छा, जो कॉपर सल्फेट होता है, जो CuSO4 होता है, इसको क्या करते हैं? जल के 5 अणु में, कितने अणु में? जल के 5 अणु में जब इसको हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। जब कॉपर सल्फेट को जल के 5 अणु में मिलाते हैं तो मिलाने पर यह गहरा नीला रंग देता है। क्या देता है? गहरा नीला रंग देता है। क्या देता है? गहरा नीला रंग देता है। तो जब इस गहरे नीले रंग में यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या करते हैं? जब जिंक को मिलाते हैं, किसको मिलाएंगे? जिंक को मिलाएंगे तो जो ये गहरा नीला रंग होगा ये क्या होता है? फीका पड़ जाता है। क्या होता है? फीका पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। जिंक जो होता है इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है, यानी कि सफेद होता है। और जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होगा ये कैसा होगा? गहरा नीला होता है। क्या होता है? गहरा नीला होता है। तो जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हम जिंक को क्या करते हैं? मिलाते हैं। जब इसमें हम जिंक को मिलाएंगे तो जिंक क्या करेगा? इस गहरे नीले को क्या करेगा? हल्के नीले में परिवर्तित कर देगा। यानी कि जो गहरा नीला रंग होता है यह फीका पड़ जाता है। फीका का मतलब होता है इसका कलर क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है? कम होते जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो जिंक होता है ये ज्यादा क्रियाशील धातु होता है और जो कॉपर होता है ये कम क्रियाशील धातु होता है। कैसे पता कि जिंक ज्यादा क्रियाशील तत्व है या फिर ज्यादा क्रियाशील परमाणु है और जो कॉपर होता है ये कम क्रियाशील तत्व या परमाणु होता है? हमने आपको बताया कि यहां पर हमने लिखा है धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम होती है। उसके बाद आपका क्या होता है? सोडियम होता है। और सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? Au होता है। Au का मतलब होता है गोल्ड, और गोल्ड को क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। बात कर लेते हैं जिंक की और किसकी? कॉपर की। तो जिंक जो है ये ज्यादा क्रियाशील तत्व होगा और जो कॉपर होगा ये कम क्रियाशील तत्व होगा। किसकी अपेक्षा? जिंक के अपेक्षा। कैसे? यहां पर देखो क्रियाशीलता के क्रम में जिंक कहां है? यहां पर है। और कॉपर कहां है? यहां पर है। तो मैंने क्या बताया? ऊपर से नीचे जब आएंगे इस श्रेणी में, ऊपर से नीचे जब इस श्रेणी में आते हैं तो कॉपर क्या होता है? नीचे प्राप्त होगा और जो जिंक होता है ये ऊपर उपस्थित होता है। तो जो ऊपर उपस्थित है उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जिंक क्या है? जिंक जो होता है ये जिंक कहां है? ये जिंक जो है ये कॉपर की क्या है? ऊपर है। तो जो जिंक होगा ये ज्यादा क्रियाशील होगा और जो कॉपर होगा ये कम क्रियाशील होता है। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं? मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाने पर जिंक क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि इसको बाहर निकाल देगा।
और जिंक क्या करेगा, कॉपर का स्थान क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। जो जिंक होगा ये कॉपर का स्थान क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो कॉपर सल्फेट से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्राप्त होगा। किस फॉर्म में होगा, ये एक्वस होगा यानी कि जली होगा, और ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। कैसा होगा, सॉलिड होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे, ज्यादा क्रियाशील होता है किससे, कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा इस यौगिक से। तो इस यौगिक से जब कॉपर बाहर निकलेगा तो कॉपर का स्थान कौन ग्रहण करेगा, जिंक क्या करेगा, इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मैंने क्या बताया, एक परमाणु का निकलना और दूसरे परमाणु का जुड़ना, एक परमाणु का निकलना और दूसरे परमाणु का जुड़ना, इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें एक परमाणु विस्थापित होता है या एक परमाणु का विस्थापन होता है, उसे क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें एक परमाणु विस्थापित होता है उसे क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक बार समझ लो, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है ये गहरा नीला रंग देता है। तो जब गहरे नीले रंग में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, जिंक को मिलाते हैं। तो जिंक का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है। तो जिंक क्या करेगा, जब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है, घुलता है, मिलता है, तो ये जो गहरा रंग नीला होता है ये फीका पड़ जाता है। इसकी कलर क्या होते हैं, धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जिंक होता है ये ज्यादा क्रियाशील धातु होता है, जो कॉपर होता है ये कम क्रियाशील धातु होता है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक क्या करता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अगला हेडिंग डालो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे, जब अभिकारक यौगिक, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, तब उस अभिक्रिया को, तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कॉमा करो, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यानी कि जब अभिकारक के यौगिक अपने आयनों की, आयनों का मतलब होता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यानी कि जब अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तो इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे कहेंगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, Na2SO4 प्लस
BaCl2, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। क्या नाम होगा? सोडियम सल्फेट। किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? एक्वस मतलब होता है जली। ये भी किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। दोनों किस फॉर्म में हैं? जली फॉर्म में, यानी कि एक्वस फॉर्म में है। अब जब इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अगर सोडियम सल्फेट को हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये बनेगा Na2+ और बनेगा SO4- प्लस। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा Ba+ और ये बनेगा Cl2-। तो क्या कहा रिएक्शन में? रिएक्शन में कह रहा है कि जब अभिकारक यौगिक, ये हमारे क्या हैं? अभिकारक होते हैं ना। मैंने क्या बताया था? रिएक्शन में जो भी पदार्थ आपको दिया होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी कि जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों का मतलब होता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जिसको केटायन और एनायन के नाम से भी जाना जाता है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे? इस प्रकार के रिएक्शन को कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे अदला बदली करेंगे ये भी देखेंगे। ये प्लस कहां पर जाकर मिलेगा? माइनस से मिलेगा। और ये माइनस कहां मिलेगा? प्लस से मिलेगा। तो आयनों का क्या हुआ? आयनों का एक्सचेंज हुआ, अदला बदली हुई। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अच्छा सर ये बताइए कि सोडियम पर ही क्यों प्लस चार्ज आया? SO4 पर क्यों नहीं आया? बेरियम पर ही क्यों प्लस चार्ज आया? Cl पर क्यों नहीं आया? तो सोडियम जो होता है भैया, ये क्या होता है? ये मेटल होता है। सोडियम क्या है? सोडियम होता है मेटल। मैंने आपको ट्रिक के द्वारा बताया था कि जिसकी वैलेंसी 1 2 3 होती है वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। बेरियम क्या होता है? ये भी आपका मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है। तो मेटल क्या करते हैं? धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले के ऊपर क्या आता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले के ऊपर क्या आता है? प्लस चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या होते हैं? आधातु होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने वाले के ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो SO4- क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहां भी सेम प्रोसेस है। यानी कि जब हम यौगिक को आयनों में तोड़ते हैं तो ये दो भागों में टूटेगा, प्लस आयन और माइनस आयन। तो प्लस कहां बदल रहा है? माइनस से। और माइनस कहां बदल रहा है? प्लस से। हो रहा है ना बदलाव आयनों का। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे? इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं डबल डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। मिला Ba मिला, Ba से Na से क्या मिला? Cl2 और Ba से क्या मिला? SO4। तो क्या बन जाएगा? BaSO4+ Na से कौन मिला? Cl। तो ये बन जाएगा NaCl। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। रिएक्शन को बैलेंस करो। सोडियम कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ सोडियम कितनी बार है? 1 बार है। क्लोरीन कितनी, सल्फर कितनी बार है? 1 बार। सल्फर कितनी बार है? 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार। बेरियम कितनी बार है? 1 बार। बेरियम कितनी बार है? 1 बार। क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार। और क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार। यानी रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्या किए? आयनों का एक्सचेंज किए। जब ये आयनों का एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा BaSO4 और +2 NaCl। इस एग्जाम्पल को बना लेंगे। इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे? बना लेंगे। इसका नाम लिख लेंगे बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। इसका नाम लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। यानी कि जब अभिकारक यौगिक आपस में आयनों का अदला बदली कर लेते हैं, आयनों को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? चलो दोस्तों,
ये परीक्षा में आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। डायरेक्ट कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर क्वेश्चन पूछेगा विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर डायरेक्ट एग्जाम में 4 एग्जाम्पल आपको दे देगा, 4 उदाहरण दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन एकल विस्थापन अपक्रिया है, या फिर कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो इस प्रकार से आप आयनों की अदला बदली करके आप वहां पर पहचान लेंगे कि कौन सी एकल विस्थापन अपक्रिया है और कौन सा द्विविस्थापन अपक्रिया है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।